एपिलेप्सी के केस स्टडी के ऊपर। एपिलेप्सी इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। एपिलेप्सी एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है इन विच ब्रेन एक्टिविटी बिकम एबनॉर्मल, जिसमें ब्रेन एक्टिविटी जो होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, कॉजिंग मल्टीपल एपिसोड ऑफ सीजर, जो कि क्या करती है, सीजर के मल्टीपल एपिसोड यानी कि एक से ज़्यादा बार दौरे पड़ते हैं आदमी को। और पीरियड ऑफ अनयूजुअल बिहेवियर, और जिसमें अनयूजुअल बिहेवियर होता है, कुछ लोग चिल्लाते हैं, सेंसेशन होता है, समटाइम लॉस ऑफ अवेयरनेस एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। सीजर की डेफिनेशन में पिछले बारी में मैंने बताया था, जिसमें मैंने सीजर और एपिलेप्सी में डिफरेंस बताया। सीजर का मतलब, सीजर और एपिलेप्सी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। एपिलेप्सी में सीजर के मल्टीपल एपिसोड देखने को मिलते हैं। सीजर का मतलब होता है एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन which result motor, psychomotor and sensory disturbance। इसके अलावा एपिलेप्सी अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल ऑफ ऑल रेसेस, एथनिक बैकग्राउंड एंड एजेस। हर किसी को अफेक्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं कि किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप या किसी स्पेसिफिक जेंडर को वो करेगा, अफेक्ट करेगा। Seizure symptom can vary widely. Some people with epilepsy simply stare blankly। सीजर के टाइप्स भी मैंने बता दिए हैं। सीजर में एब्सेंट सीजर में टाइप था, एब्सेंट सीजर का टाइप होता है जिसमें कि क्या होता है, स्टेयर करते हुए दिखाई देता है, स्टेयर ब्लैंकली फॉर अ फ्यू सेकेंड। जैसे हम किसी चीज़ को स्टेयर देखना अचानक घूरते रहते हैं, वैसे उस टाइप का भी सीजर होता है जिसे हम एब्सेंट सीजर बोलते हैं। अदर रिपीटेडली ट्विच देयर आर्म्स और लेग्स, जैसे क्लोनिक सीजर होते हैं। हैविंग अ सिंगल सीजर डजंट मीन दैट द पर्सन हैज सीजर, दैट द पर्सन हैज एपिलेप्सी। ट्विचिंग डजंट मीन, हैविंग अ सिंगल सीजर डजंट मीन दैट द पर्सन हैज एपिलेप्सी। सीजर का एक एपिसोड कभी भी एपिलेप्सी नहीं होता। Without a known trigger that happen at least 24 hours apart are generally required for an epilepsy diagnosis। Without a known trigger, जब हमें नहीं मालूम है कि ट्रिगर क्या है, that happen at least 24, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सीजर का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है, EEG, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, ये सब हमें करवाना होता है। Treatment with medication or sometimes surgery can control seizure for the majority of people with epilepsy. Some people require lifelong treatment to control seizure। कुछ लोगों को lifelong treatment चाहिए होता है, कुछ लोग medication से ठीक हो जाते हैं। ये था epilepsy के। अब इसमें है causes क्या हो सकते हैं epilepsy के। तो एपिलेप्सी के कॉजेज़ में बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर में हमें क्या क्या देखने को मिला। तो कॉजेज़ में जेनेटिक इन्फ्लुएंस, फैमिली, तो उस पेशेंट की कोई भी जेनेटिक हिस्ट्री नहीं थी। वो जो जुमाल नाम के पेशेंट थे, वो उनको ही सीजर आते थे। उनके मतलब उनके एंसेस्टर में किसी को भी कोई इस तरीके का एपिलेप्सी नहीं था। हेड ट्रॉमा, तो उनको कोई हेड ट्रॉमा भी नहीं था। फिर था ब्रेन एबनॉर्मेलिटी, तो ब्रेन एबनॉर्मेलिटी में उनको क्या था, डिफ्यूज सेरेब्रल एट्रोफी विद स्मॉल फोकल डिमाइलिनेटिंग फोकाई, ये उनको प्रेजेंट था। प्रीनेटल इंजरी, उनको कोई भी प्रीनेटल इंजरी नहीं थी। डेवलपमेंटल डिजीज़, उनको डेवलपमेंटल डिजीज़ का भी कोई भी उनको नो प्रेजेंस ऑफ डेवलपमेंटल डिजीज़। फिर है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में सीजर की पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे लिखी गई है। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर डिफ्यूज सेरेब्रल एट्रोफी विद स्मॉल फोकल डिमाइलिनेटिव फोकाई, इसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल ऑल्टर्ड हो गया। इंक्रीज ग्लूटामेट और डिक्रीज गाबा। ग्लूटामेट जो होता है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल जो हो गया बढ़ गया, और इनहिबिटरी गाबा जो होता है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसका लेवल जो हो गया कम हो गया, जिससे क्या हो गया, टू मच एक्साइटेशन विदाउट प्रॉपर इनहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल, जिससे कैल्शियम लेवल बढ़ गया। कैल्शियम क्या होता है, जिससे सडन सीवियर एक्सेसिव डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ, और उससे क्या हुए, सीजर कॉज हुए। तो ये थी सीजर का पैथोफिजियोलॉजी। आगे है सिम्टम, बुक पिक्चर, बुक में क्या सिम्टम थे और पेशेंट में हमें क्या सिम्टम देखने को मिले। जर्की मूवमेंट, तो पेशेंट शोज जर्की मूवमेंट ड्यूरिंग सीजर, उनको भी जर्की मूवमेंट देखने को मिले। टंग बाइट क्या थी, प्रेजेंट थी।
स्टिफ मसल स्टिफनेस प्रेजेंट थी, जो तभी हमने उसको क्या बोला था कि पेशेंट को क्या जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट था। टेम्परेरी कन्फ्यूजन प्रेजेंट था पोस्ट टिकटल फेज में। पोस्ट टिकटल फेज का मतलब होता है कि जब सीजर खत्म हो जाती है उसके बाद जो फेज आती है उसको हम पोस्ट टिकटल फेज कहते हैं। सीजर पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको वो जाके देख सकते हैं। फ्रोथी डिस्चार्ज कम फ्रॉम पेशेंट माउथ। फियर एंजाइटी वॉज प्रेजेंट। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में बुक पिक्चर में हिस्ट्री कलेक्शन हमने किया, पेशेंट पिक्चर में फिजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हेमाटोलॉजिकल टेस्ट, बायोकेमिस्ट्री, LFT, KFT, CT स्कैन, MRI। CT स्कैन हमें नॉर्मल मिला था। MRI में क्या था, डिफ्यूज सेरेब्रल एट्रोफी विथ स्मॉल फोकल डिमाइलिनेटिंग फोरकाई। EEG में था, GTCS में मिला था जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर का क्या मिला था, हमें मिला था EEG में। मैनेजमेंट में क्या है, तो मैनेजमेंट में इंजेक्शन फेनेटोइन यानी कि एप्सोलिन 100 mg दे रहे थे, TDS 3 टाइम, सोडियम वॉल्फ्रेट नहीं दे रहे थे। इंजेक्शन लेविप्लेट चल रहा था 500 mg, वो भी BD दे रहे थे 2 टाइम। इथोक्सोमोल ये नहीं दे रहे थे। कार्बामेज़ापिन ये भी नहीं दे रहे थे। क्लोनाज़ेपाम चल रही थी उनकी, रेनिटिडीन उनको चल रहा था, पेंटॉप इनको नहीं चल रही थी, और सेफेट्रोन उनको चल रहा था, और एमसाइड चल रहा था एक। मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड आफ्टर डिस्चार्ज के बाद उनको जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई थी वो थी टैबलेट एप्सोलिन 100 mg TDS, टैबलेट लेविप्रिल 500 mg BD, टैबलेट क्लोनाज़ेपाम 5 mg जब SOS का मतलब जब ज़रूरत पड़े तब, टैबलेट एमोक्सिसिलिन 625 mg BD 2 टाइम चल रही थी, टैबलेट बी कॉम्प्लेक्स OD 1 टाइम चल रही थी 7 दिनों के लिए। अब बात करते हैं रिहैबिलिटेशन प्लान की। तो रिक्रिएशनल थेरेपी में टू अप्रोच सोशल आइसोलेशन प्रॉब्लम एंड रिलेशनशिप विद रिलेटिव एंड पीयर्स, टू अप्रोच सोशल आइसोलेशन। तो रिहैबिलिटेशन प्लान में क्या कर रहे हैं कि टू अप्रोच सोशल आइसोलेशन, उनको सेल्फ हेल्प एंड सपोर्ट ग्रुप काउंसलिंग उनकी की। टू एजुकेट रिगार्डिंग एपिलेप्सी, असिस्ट इन एडेप्टेशन इन लाइफ विद एपिलेप्सी, की एपिलेप्सी के साथ उनको किस तरीके से जीना है उसके बारे में उनको बताया जाए। एंड अप्रोचेस टू मिनिमाइज द पर्सन कैपेसिटी, अप्रोच दैट डेवलप person's performance, एजुकेशनल प्रोग्राम आर यूजुअली गिवन, इंटरैक्टिव क्लासेस। ये कुछ रिहैबिलिटेशन प्लान में था केस स्टडी में। इसके बाद केस स्टडी में मैं समझा नहीं रही हूँ, सीधा सिर्फ देख लेना। अब उसका था प्रोग्नोसिस। तो ये प्रोग्नोसिस है कि डे 1 पे कैसा प्रोग्नोसिस था मेरे पेशेंट का, ये मैं समझा नहीं रही हूँ, सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर आपको बनाना हो सेम टाइप का केस स्टडी तो किस तरीके से बनता है उसका आइडिया लेने के लिए आप लिख सकते हैं। बाकी समझाने के लिए मैं बाकी टॉपिक समझाऊंगी। डे 6 में क्या था, डे 5 में क्या हुआ, डे 2 में क्या था, प्रोग्नोसिस किस टाइप का था ये। फिर था डाइटरी मैनेजमेंट। तो डाइटरी मैनेजमेंट में उनको क्या क्या दिया गया था ये सब उसमें लिखा गया है। कीटोजेनिक, लो कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट, एडिक्वेट प्रोटीन। मॉर्निंग में उन्हें क्या दिया, आफ्टरनून में क्या दिया, इवनिंग में क्या दिया, ये सब क्या है केस स्टडी का पार्ट आया। अब है नर्सिंग मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेते हैं। रेगुलर वाइटल साइन चेकिंग वाज डन। रेगुलर वाइटल साइन चेक किए। वेट गेन और वेट लॉस वाज चेक्ड एवरी डे। वेट गेन और वेट लॉस को चेक किया गया, उसका उनका स्टेटस देखने के लिए कि उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस कहाँ जा रहा है। मॉनिटर फॉर साइड इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, उनके साइड इफेक्ट मॉनिटर किए गए बाय द नर्स। साइकोलॉजिकल सपोर्ट उनको दिया गया, गिवन टू द पेशेंट। ब्लड सैम्पलिंग, IV मेडिकेशन वाज डन। CT scan, MRI, EEG, RBS, ECG was done. हेल्थ एजुकेशन वॉज गिवन टू द पेशेंट रिलेटेड टू हिज डाइट एंड ट्रीटमेंट। हेल्थ एजुकेशन में ये भी बोला था कि वो बिल्कुल भी ड्राइविंग नहीं करना है। पेशेंट वॉज इंस्ट्रक्टेड टू टेक मेडिकेशन रेगुलरली एंड टाइमली एंड नॉट टू गिव गैप इन बिटवीन। और मेडिकेशन को क्या नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, इसके बारे में क्या कर दी गई थी, हेल्थ एजुकेशन। अब ये हेल्थ एजुकेशन है। हेल्थ एजुकेशन में ये भी मैं नहीं बता रही हूँ एकदम, इसका
ये लेना, टेल और वार्न पेशेंट टू टेक मेडिकेशन एग्जैक्टली एज डायरेक्टेड, वार्न पेशेंट टू नॉट स्किप डोजेस को स्किप नहीं करना है, स्किप डोजेस कैन अफेक्ट द वे बॉडी हैंडल्स द मेडिसिन विच कुड कॉज सीजर, जिससे उन्हें दोबारा सीजर आ सकते हैं। Include ketogenic diet, low carbohydrate and high fat diet. It helps in reducing symptom of seizure. Don't do hazardous activities such as maintaining, climbing and driving तो बिल्कुल भी नहीं करना है. Seizure under these condition could lead to a fatal accident. Fatal accident मतलब death हो सकती है, क्योंकि उनको पहले उनको जर्की मूवमेंट्स हो रहे हैं तो वो उनका क्या पता वो स्कूटी अगर चला रहे हैं तो वो रेस ज़्यादा दे दे. एजुकेट फैमिली मेम्बर टू चेक द वार्निंग साइन ड्यूरिंग सीजर, कि उनका ऑरा फेज में किस तरीके की चीज़ें उनको होती हैं वो क्या करनी है, ध्यान में रखनी है. सेफ्टी प्रिकॉशन लाइक गिव अ सेफ पोजीशन टू द पेशेंट टू प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए उस टाइम क्या दे रहे हैं, उनको एक सुटेबल पोजीशन देनी है. टर्न हेड इन साइड पोजीशन टू रूल एंड फ्रूटी डिस्चार्ज. साइड लेटरल पोजीशन दे देनी है उनको अगर उनको फ्रूटी डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि ताकि एस्पिरेशन ना हो, क्योंकि एस्पिरेशन हो जाता है अगर हम सीधा लेटा के रखेंगे, तो इसीलिए साइड लेटरल पोजीशन दे देंगे ताकि एस्पिरेशन ना हो. अगर वो फ्रूटी डिस्चार्ज आ रहा है तो वो सीधा मुंह से बाहर निकल जाए. कंक्लूजन है, ये हमारे कंक्लूजन है. इसके बाद इसका आपको कोई कंक्लूजन, उसके बाद ये पेशेंट एवेल्युएशन है. ये पेशेंट एवेल्युएशन है, इसमें मैं ऐसा कुछ बता नहीं रही हूँ. और ये था हमारा सेल्फ एवेल्युएशन. फर्स्ट डे पे हमने क्या किया, हमने क्या नहीं किया, इस तरीके से. मतलब केस स्टडी किस तरीके से बनाई जाती है वो मेरा बताने का मतलब था. फिर ये रही बिब्लियोग्राफी. बस इतना ही था केस स्टडी में एपिलेप्सी की. अब इसके बाद हम कोई दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे.